हेलो गाइज, चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्रेक्स, क्लचेज और रोप्स। इसमें मैं आपको ब्रेक्स के और क्लचेज के और रोप्स के जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस है ना गेट में, वो करवाऊंगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैं लिखा हुआ है ये गेट 2003 में आया था। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इन ए बैंड ब्रेक द रेशियो ऑफ टाइट साइड बैंड टेंशन। बैंड ब्रेक जो होता है वो आपको क्या कहते हैं, ब्रेकिंग के काम आता है। नहीं, आप तो क्या कहते हैं, ड्रम होता है और उसमें ब्रेक क्या कहते हैं, बैंड लगा होता है। उस बैंड से हम क्या कहते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग जो इसमें जो ये क्वेश्चन है ब्रेक का क्वेश्चन है, इसमें ये बैंड ब्रेक है एक। ठीक है, बैंड ब्रेक। तो इन्हें बैंड ब्रेक क्या होता है कि अब देखो ड्रम होता है और ड्रम के क्या कहते हैं, चारों तरफ से हम एक बैंड लगाते हैं और एक बैंड एक दूसरे कोने सिरे से जाता है, एक दूसरे सिरे से जाता है। तो दूसरा उस सिरे से क्या होता है, जो हम बैंड लीवर ऐसे खींचेंगे और उस साइड ब्रेक लग जाएगा। ऐसा होता है ना, जैसे गाड़ी चलाते हैं अपन लोग, तो गाड़ी चलाने में हम क्या कहते हैं, ब्रेक दबाते नहीं दबाते, तो वो जो एक लीवर होता है वो लीवर हम दबाना पड़ता है, फिर जाके वो ब्रेक लगता है नहीं लगता। तो वैसे ही कंडीशन यहाँ पर है। तो क्या हुआ कि एक साइड पे तो क्या वो कंडीशन कैसा है कि एक क्या होता है, ड्रम होता है, उसके चारों तरफ से उसकी जो चारों तरफ से बैंड रैप करते हैं, रैप हो जाता है, बैंड को रैप करते हैं। एक कॉर्नर जो होता है बैंड का वो लीवर जहाँ पर लीवर पे होता है, जो जहाँ पर हम दबाते हैं, दूसरा कॉर्नर ब्रेक पे होता है। ठीक है, टायर व्हील पे जाता है और उन व्हील्स को वो रोक देता है। तो उसी टाइप का है। तो इन्हें बैंड ब्रेक द रेशियो ऑफ टाइट साइड। देखो उसमें एक टाइट साइड होगी, ठीक है, और एक लूज साइड होगी, स्लैग साइड जिसे कहते हैं। ठीक है, दो साइड होंगी, एक साइड टेंशन ज़्यादा होगा, एक साइड टेंशन कम होगा। समझ गए? जैसे आपने पुली वाले क्वेश्चन देखे होंगे, बेल्ट एंड पुली वाले, तो उसमें भी बेल्ट एंड पुली ड्राइव होती है। उसमें बेल्ट में एक साइड टेंशन ज़्यादा होता है, जो खींचता है, जिसमें जो ड्राइविंग करता है उसमें ज़्यादा टेंशन होता है। तो थोड़ा जो नीचे जो रहता है उसमें वो स्लैग होता है। ठीक है, उसमें टेंशन कम रहती है। ठीक है, इसी टाइप का यहाँ पर भी है। जहाँ पर हम टेंशन लगाते हैं वहाँ पर ज़्यादा टेंशन आता है और दूसरी साइड पर टेंशन कम होता है। वो क्वेश्चन देख के पता चलता है। समझे? मतलब अब जैसे कि चलो मैं क्वेश्चन देख के बताता हूँ आपको। तो इसमें क्या होगा, बैंड ब्रेक द रेशियो ऑफ टाइट साइड बैंड टेंशन टू द टेंशन ऑन द स्लैग साइड। तो इसमें अब मैं मान लेता हूँ कि जो ये टाइट साइड है T1 बाई T2, T1 जो है टाइट साइड है, T2 स्लैग साइड है, तो उसका रेशियो 3 दे रखा है। इफ द एंगल ऑफ ओवरलैप ऑफ बैंड ऑन द ड्रम इज 180 डिग्री। समझिए, एंगल ऑफ ओवरलैप उस क्या कहते हैं, सेम क्वेश्चन जैसे बेल्ट एंड पुली में होते हैं वैसे ही क्वेश्चन है। जैसे ये कोई ड्रम है, ठीक है, और इस पे ये बैंड लगा हुआ है, ये बैंड है। तो ये जो साइड है ये टेंशन, ये टाइट साइड है, ये स्लैग साइड है। और जो ये ओवरलैप है कि ये जो कितना इस बैंड ने इस ड्रम को ओवरलैप किया है, ये एंगल ये हो गया 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री किया नहीं किया, यहाँ से यहाँ ये 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री किया है तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो गई। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड बिटवीन द ड्रम एंड द बैंड। तो देखो अब ये इस बैंड ने इस ड्रम को ओवरलैप किया है, तो यहाँ पर एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन भी आएगा, फ्रिक्शन आएगा। तो यहाँ पर हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, अब इसका क्या कहते हैं, फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हो कितनी बार, T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू ई की पावर म्यू थीटा। तो T1 बाई T2 हमको दे रखा है कितना है, 3। ई की पावर म्यू हमको निकालना है और थीटा जो है यहाँ पर रेडियन में रखा जाएगा। ठीक है, ये डिग्री में है तो रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई रेडियन में होगा और 180 डिग्री। तो 180 डिग्री दे गया तो कितना आ गया रेडियन में, ई की पावर म्यू पाई आ गया। तो ये 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ln 3 की वैल्यू कितनी होती है, ln 3 की मतलब log ऑन बेस ई की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ln 3 की वैल्यू होती है 1.098। ठीक है, तो यहाँ से
ये ln3 हो गया, ये ln ऑन बेस ई की पावर म्यू पाई। जब सेम बेस पे सेम ई आता है ऑन बेस ई और ई पे निकालना तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये ln3 इज इक्वल टू हो गया म्यू इंटू पाई। तो यहाँ से जब म्यू की वैल्यू आएगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? वो आएगी 0.35। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया? 0.35 हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ ओवरलैप, ये जो थीटा है इसने एंगल ऑफ ओवरलैप का कितना एंगल करा है इसने? देखो कितना एंगल करा है, ये सेंटर से कितना एंगल करा है? 180 डिग्री करा नहीं करा? तो 180 डिग्री करा है, समझ गए। और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही ये क्या कहते हैं, जो ये ब्रेक होगा वो इस पर इफेक्ट पड़ेगा, समझ गए, फ्रिक्शन की वजह से। तो क्या होगा कि इसमें जो T1 है ना, T1 टाइट साइड है, T2 स्लैक साइड है। तो T1 टाइट साइड मतलब कि T1, देखो ये ड्रम है, ये क्या कहते हैं ड्रम है, ये रोटेट कर रहा होगा, ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है। फिर क्या होता है कि हम इसको यहाँ से लीवर दबाते हैं, ऐसे टाइट करते हैं तो क्या होता है, इसके इस रोटेशन के अपोजिट में, इस रोटेशन के अपोजिट में एक टॉर्क क्या कहते हैं फोर्स लगता है, टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा? जब यहाँ से हम टाइट इसको करेंगे तो ये टाइट हो जाता है, इसके ऊपर फिट बैठ जाता है। तो T1 और माइनस T2 हो जाता है, T1 टाइट साइड, T2 स्लैक साइड। तो इसके अपोजिट में अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हम यहाँ पर टेंशन देंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएंगे, तो जिसकी वजह से ये जो ब्रेक है ब्रेक अप्लाई होता है उस पर, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2005 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या, ब्रेक का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बैंड ब्रेक कंसिस्ट ऑफ ए लीवर है अटैच टू वन एंड ऑफ द बैंड, ठीक है। जो ये लीवर है, इस ये बैंड है, इसके एंड पर अटैच है, और द अदर एंड ऑफ द बैंड इज फिक्स्ड टू द ग्राउंड। और देखो ये वाला जो दूसरा एंड है बैंड का, ये ग्राउंड से फिक्स है। और व्हील हैज ए रेडियस ऑफ 200 mm। रैप एंगल हमको दे दिया, देखो 270 डिग्री रैप एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये 270 दिख रहा नहीं, तो थीटा कितना हो गया? 270 डिग्री। ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड टू द लीवर इज 100 न्यूटन, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5 बिटवीन द बैंड और द ये ड्रम व्हील, ठीक है, इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। तो हमसे पूछा मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी जनरेटेड इन द बैंड, मैक्सिमम टेंशन कितना होगा जो ये बैंड है इनमें जनरेट होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट का करता हूँ मैं, तो एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर वही डायग्राम। तो जैसे कि यहाँ पर ये 100 न्यूटन का लगा, ठीक है, ये यहाँ पर फिक्स है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर फिक्स है, और यहाँ पर एक ये टी लगा, ठीक है, ये 1 मीटर है यहाँ से, और यहाँ से 1 मीटर, समझे। तो मोमेंट ये पॉइंट O है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है, मोमेंट 0 करते हैं। अबाउट पॉइंट O क्या होगा? T मल्टीप्लाइड बाई 1 और 100 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो टेंशन कितना आया? 200 न्यूटन। T कितना आया? 200 न्यूटन। तो इस पे जो यहाँ पर T लगा है वो 200 न्यूटन का लगा हुआ है, ठीक है, 200 न्यूटन का। अब हमको मैक्सिमम टेंशन बताना, तो मैक्सिमम टेंशन क्या होगा? T1 बाई T2 e की पावर म्यू थीटा। T1 T2 200 न्यूटन हो गया, म्यू कितना है? 0.5
और थीटा यहाँ पर हम रेडियन में रखेंगे, तो 270 डिग्री पाई बाई 180 डिग्री कितना हुआ? 3 पाई बाई 2। तो ये हो, यहाँ पर रखा जाएगा 3 पाई बाई 2। तो यहाँ से कितना आएगा मैक्सिमम टेंशन? दो 2110 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी जनरेटेड इन द बैंड ड्यूरिंग ब्रेकिंग इज 2110 न्यूटन। समझे? देखो यहाँ पर हमने ये एक फिर वही डायग्राम बना दिया कि यहाँ इस पॉइंट पे कितना लोड है इस पर लगे रहा होगा बैंड पर। ठीक है, कितना टेंशन इस पर जनरेट होगा। तो यहाँ पर 200 न्यूटन, तो यहाँ पर हमने टी कर दिया, और ठीक है, और यहाँ पर और इस पॉइंट के अबाउट हमने आपको बताया क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन ले ली। ठीक है, ये एक तो होती है सिग्मा एफ इक्वल टू 0, और मतलब समीशन ऑफ एफ इक्वल टू 0, और एक समीशन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, अबाउट पॉइंट ओ हम 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से टी आ गया 200, और यहाँ से मैक्सिमम टेंशन 2110 न्यूटन आ गया। अब उसने पूछा मैक्सिमम व्हील टॉर्क दैट कैन बी कम्प्लीटली ब्रेक्ड, दैट कैन कम्प्लीटली ब्रेक्ड। ठीक है, मैक्सिमम व्हील टॉर्क। अब क्या होगा कि देखो जो ये व्हील है ये रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, किसी टॉर्क से रोटेट कर रहा होगा किसी स्पीड से। तो इसको ब्रेक करने के लिए तो ये जो बैंड है इनको अपोजिट में टॉर्क देना पड़ेगा, जिससे ये जो जिस टॉर्क से ये ड्रम रोटेट कर रहा है वो रुक जाए। तो इन बैंडों को अपोजिट में कोई एक टॉर्क देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो टॉर्क कितना होगा, कितना देंगे ये टॉर्क क्या होगा, अपोजिट में कितना टॉर्क देना पड़ेगा। टॉर्क क्या होता है, F इंटू आर, मतलब फोर्स इंटू आर। ठीक है, ये डिस्टेंस, तो टॉर्क कितना देना पड़ेगा, T1। जैसे ये ड्रम है, ये साइड T2 हो गई, ये साइड T1 हो गई। ठीक है, ठीक है, तो ड्रम अगर मान लो ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो T1 साइड T1 माइनस T2, ये जो टाइट साइड है और स्लैग साइड है, T1 माइनस T2 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा। तो T1 माइनस T2 इंटू आर, तभी तो रुकेगा। तो T1 कितना हुआ, 2110, और T2 कितना आया था, 200, और ये 200 mm, तो ये 0.2 मीटर। तो कितना आया, ये आया 382 न्यूटन मीटर। ठीक है, समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्लच का क्वेश्चन है, गेट 2006 में आया था। ठीक है, क्लच क्या, अब क्लच क्या होता है, आपको क्लच की डेफिनेशन क्या होती है। अब मैं क्लच की डेफिनेशन बताता हूँ क्या होता है कि वह समझाता हूँ। कोई भी एक मोटर है, वो उसको हमने ऑन करा, वो रोटेट होने लग गई, उसकी शाफ्ट रोटेट होने लग गई। ठीक है, तो क्या होता है, अब जैसे उस मोटर से हमें किसी दूसरी उस मोटर की शाफ्ट से किसी दूसरी शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करनी है।
ठीक है, और वो कंटिन्यूसली नहीं करनी है हमको, रुक रुक के करनी है कि चलो अभी थोड़ी देर करा फिर रुक गए, फिर रुके फिर थोड़ी देर बाद करा, ठीक है, ऐसे करनी है। पर तो क्या करें, तो भाई वो अगर उस शाफ्ट से अगर हम उसको हमेशा के लिए कनेक्ट कर दे तो वो रोटेट ही होता रहेगा, फिर उसको बंद, उस मोटर को बंद करनी पड़ेगी, फिर उस मोटर को बंद करेंगे, फिर 2 3 4 5 1 मिनट बाद फिर उसको हमको उसकी जरूरत पड़ ली दूसरे शाफ्ट की, फिर उस मोटर को चलाएं, फिर वो चलाएं। तो ऐसे में क्या करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा आपको समझ लो उस मोटर को चलाने में क्या मतलब कुछ खर्चा आएगा, कुछ उसमें दिक्कतें आएंगी, ठीक है। कंटिन्यूसली हमको नहीं चाहिए, हमको बीच के कभी कभी के अंतराल में हमको क्या करते हैं दूसरे शाफ्ट काम करवाना है तब चाहिए। पर क्या ठीक है, पर वो क्या होता है मोटर को कभी बंद करें, कभी कुछ खोलें, कभी कर, और उसमें ये नहीं कि 1 मिनट बाद 3 सेकंड 4 सेकंड तो उस बार को 3-4 सेकंड के लिए वो बंद होगा फिर खुले ऐसे तो दिक्कत होगी ना। तो क्या करते हैं कि हम क्या होता है एक फंक्शन आता है क्लच, आपकी मोटरसाइकिल में भी क्लच होता नहीं होता। तो क्या एक फंक्शन क्या वो क्लच क्या करता है, जैसे आप उस क्लच को दबाते हो ना, वो जो ड्राइविंग मोटर है, वो जो ड्राइविंग शाफ्ट है जो वो रोटेट कर रहा है, और जो दूसरी शाफ्ट है जो ड्रिवन शाफ्ट है जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं अभी 0 पर है, कोई रोटेट नहीं कर रही है, उसको उस ड्राइविंग शाफ्ट से कनेक्ट करवाता है, ठीक है। तो क्या करेगा, अगर आप क्लच दबाओगे, जैसे आपने क्लच दबाया तो वो जो ड्राइविंग जो मोटर है उससे हट जाएगी, और जैसे आप क्लच खोलोगे वो उससे कनेक्ट हो जाएगी। आप मोटरसाइकिल में देखते हो कि जैसे आप क्लच दबाते हो तो कि आपको लग जाता है कि आपको ये लग जाता है कि जो मेरी मोटर का जो शाफ्ट है वो जो व्हील का शाफ्ट है उससे अलग हो गया है, ठीक है। और जैसे ही उसको क्लच को छोड़ते हो वैसे ही वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही है, तो उस क्लच में भी हम ऐसे ही करते हैं। हमको इंटरमीडिएट मोशन चाहिए होता है, हमको कंटिन्यूस मोशन नहीं चाहिए, हमको कभी इंटरमीडिएट मोशन चाहिए तो उसके लिए हम क्लच यूज करते हैं। और जैसे कंटिन्यूस मोशन चाहिए तो उसके लिए हम कपलिंग यूज करते हैं। कपलिंग क्या होता है, परमानेंट कनेक्ट होता है, परमानेंट कनेक्शन होता है कपलिंग। और अगर जो इंटरमीडिएट कनेक्शन की बात करें तो हम क्लच की बात करते हैं, ठीक है, क्लच की बात। तो इसमें ये डिस्क क्लच है टू ट्रांसमिट। अब देखो इसमें ये एक रिंग होता है और ये, ठीक है, इसमें ये क्लच होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक फ्रिक्शन लाइनिंग होती है, एक लाइनिंग होती है, यहाँ पर एक मटेरियल दिया जाता है जिसके थ्रू से जिसकी वजह से क्या कहते हैं फ्रिक्शन की वजह से, आपको देखो ना ये फ्रिक्शन क्लच होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क जनरेट होता है। ड्राइविंग शाफ्ट जो है किसी ये डिस्क फ्रिक्शन प्लेट से कनेक्ट होती है और ड्रिवन शाफ्ट भी, फिर जब दोनों एक दूसरे कनेक्ट आते हैं तो एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो वो फ्रिक्शन जो जनरेट होता है उसकी वजह से ड्राइविंग शाफ्ट की मोटर ड्रिवन शाफ्ट को रोटेट कर पाती है। तो क्या होता है कि देखो यहाँ पर ये इनर ये हो इसकी हो गई इनर रेडियस इस फ्रिक्शन क्लच की, और ये हो गई आउटर रेडियस। अब लिखा है डिस्क क्लच रिक्वायर्ड ट्रांसमिट 5 किलोवाट, उसको ट्रांसमिट करना है ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट में एट ए स्पीड ऑफ 2000 आरपीएम। 2000 आरपीएम पे उसको 2000 आरपीएम पे ड्राइविंग मोटर रोटेट कर रही है और उसको 5 किलोवाट ट्रांसमिट करना है ड्रिवन शाफ्ट में। डिस्क हैज ए फ्रिक्शन लाइनिंग और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका 0.25 दे रखा है, ठीक है। और जो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन लाइनिंग है, यही फ्रिक्शन लाइनिंग ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करती है। और पावर ट्रांसमिशन होती है फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन टॉर्क की वजह से। यहाँ पर जो है फ्रिक्शन पावर ट्रांसमिशन का कारण बनना है। आप देख रहे होगे कहीं फ्रिक्शन को हम नेगेटिव टर्म में लिखते हैं, पर यहाँ पर फ्रिक्शन पॉजिटिव टर्म में है। फ्रिक्शन यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन का कारण बनना है। तो बोर रेडियस ऑफ फ्रिक्शन लाइनिंग, देखो ये जो रेडियस है फ्रिक्शन लाइनिंग, ये बोर रेडियस है। बोर रेडियस मतलब इनर रेडियस, और यहाँ पर ये फ्रिक्शन लाइनिंग है, ये फ्रिक्शन लाइनिंग है। तो बोर रेडियस ऑफ फ्रिक्शन लाइनिंग इज इक्वल टू 25 mm, ठीक है। इसकी इनर रेडियस दे रखी है। अज्यूम यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट प्रेशर
प्रेशर दे रखा है 1 मेगा पास्कल। द वैल्यू ऑफ आउटसाइड रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन लाइनिंग, देखो आउटसाइड रेडियस आर नॉट हमको निकालना है। अब देखो इसने क्या कहा कि यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट प्रेशर, दो तरीके से हम क्या कहते हैं डिजाइन करते हैं क्लच को, एक यूनिफॉर्म प्रेशर की थ्योरी की वजह से, एक होता है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी की वजह से। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी हम लगाते हैं जो बिल्कुल नए क्लच होते हैं, क्योंकि जैसे जो बिल्कुल नया क्लच होता है वो यूनिफॉर्मली प्रेशर देता है। ड्राइविंग यूनिफॉर्म प्रेशर या जो फ्रिक्शन क्लच है ड्राइविंग साइड पे लगा हुआ, वो ड्रिवन साइड पे जो लगे हुए जो फ्रिक्शन क्लच है उसको यूनिफॉर्म प्रेशर देता है, मतलब पूरा यूनिफॉर्म प्रेशर देगा नए क्लच। तो क्या होता है जब नए क्लच भी पुराने होने लग जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो यूनिफॉर्म नहीं दे पाएगा। आपको पता है कि जब कोई पुराना हो जाता है तो उसमें कोई ना दिक्कत हो, यूनिफॉर्मली प्रेशर नहीं दे पाएगा। तो उसमें जब थ्योरी यूज की आती है फिर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यूज की आती है। उसमें हम उसमें ये एज्यूम करते हैं कि जो वियर हो रहा है जो क्लच का वियर, मतलब कि उसमें कुछ कमी आ रही है, कुछ उसमें वियर हो रहा है, कुछ तोड़ फोड़ मतलब घिस रहा है, ठीक है। तो वो जो यूनिफॉर्म वियर है, तो वो जो वियर हो रहा है वो यूनिफॉर्मली वियर हो रहा है। पुराने क्लचों में क्या होता है कि वो वियर होगा तो यूनिफॉर्मली मान के चलते हैं कि यूनिफॉर्म वियर हो रहा है, पूरे जो क्लच है उसमें यूनिफॉर्मली वियर हो रहा है। जो पूरा क्लच है वो घिस रहा है, तो पूरे एक ही साथ मतलब पूरा यूनिफॉर्मली घिस रहा है, कि कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ पर कम घिस रहा है यहाँ ज़्यादा घिस रहा है, मान लिया कि सेम ही घिस रहा है। तो ऐसी तो उसमें दो थ्योरी आती है, जब क्लच का डिजाइन करते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट प्रेशर से डिजाइन करते हैं या यूनिफॉर्म वियर से। पर अगर डिफ़ॉल्ट हम लें, अगर हमको डिफ़ॉल्ट अगर कोई क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट प्रेशर से करना है यूनिफॉर्म वियर, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा क्लच पुराना है, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से हम डिजाइन करते हैं क्लच का, ठीक है। तो यहाँ पर उसने दे रखा कि यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट प्रेशर। अब इसके फॉर्मूले डेरिवेशन आप देख लेना कैसे निकलता है। तो जैसे मैं यहाँ पर पावर दे रखी है, ठीक है, तो उसने ट्रांसमिट कर दिया पावर 5 किलोवाट उसने ट्रांसमिट कर दी। कैसे ट्रांसमिट करा? फ्रिक्शन की वजह, फ्रिक्शन टॉर्क की वजह से, फ्रिक्शन टॉर्क। तो फ्रिक्शन टॉर्क पावर 2 पाई n फ्रिक्शन टॉर्क 2 पाई n TFI 60। तो यहाँ से हम फ्रिक्शन टॉर्क निकालेंगे, कितना आएगा 5 किलोवाट 10⁻³ 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई और जो n दे रखा है, यहाँ से जो फ्रिक्शन टॉर्क निकल के आएगा (23.87 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये मीटर में आया है, ध्यान देना। फ्रिक्शन टॉर्क यहाँ से निकल के आ गया, जो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क जनरेट हुआ, फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हुआ, उससे पावर ट्रांसमिट हुआ। पावर जब ट्रांसमिट हुआ फ्रिक्शन टॉर्क की वजह से, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए आता है। क्या होता है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए फॉर्मूला? 2I3 म्यू W आर नॉट का क्यूब माइनस आर आई का क्यूब डिवाइडेड बाई आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर, ठीक है। ये W क्या है? एक्सियल लोड। जब क्या होता है, जब ड्राइविंग शाफ्ट ऐसे रोटेट करती है ना, तो भाई अब वो यहाँ पर घूम रहा है ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन साइड ऐसे घूम रही है, अब वो यहीं पर दोनों घूमते रहेंगे, तो भाई पीछे से कोई लोड लगाएगा तभी तो ड्राइविंग शाफ्ट आगे जाएगी और उससे कांटेक्ट कर पाएगा। तो जो लोड पीछे से लगता है ड्राइविंग शाफ्ट पे, एक्सियल लोड जो लगता है वो W लगता है, ठीक है। तो वो जो W है ये, और उस W की वजह से प्रेशर आएगा नहीं आएगा, जब W लगेगा तो प्रेशर जनरेट होगा उस पर, उस ड्राइविंग साइड पे, तो प्रेशर आएगा। तो W का भी ये फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी क्या आता है? P पाई आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर, ये आया। अब यहाँ से मैं W का मेरे को दे नहीं रखा, मेरे को तो प्रेशर दे रखा है, तो मैं W यहाँ रखूँगा। तो यहाँ पर जब रखूँगा W, तो फ्रिक्शन टॉर्क कितना आएगा? W3 म्यू P पाई आर नॉट का क्यूब माइनस आर आई का क्यूब। देखो यहाँ फ्रिक्शन टॉर्क मेरे को दे रखा है 23.87 न्यूटन मीटर दे रखा है, मेरे को mm में करना है, ठीक है। तब mm में करूँगा 2/3 म्यू, कितना दे रखा है म्यू? 0.25। प्रेशर देखो, प्रेशर मेगा पास्कल में दे रखा है, मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर 1 P पाई
आर नॉट क्यू मेरे को निकालना है, आर आई मेरे को दे रखा है इनर रेडियस 25 mm में दे रखा है। तो यहाँ से आर नॉट में अगर निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो निकालो, यह आया है 39.4 mm। समझ गए, क्लच के बारे में समझ गए, क्लच के बारे में पता चल गया होगा। क्लच क्या होता है, क्लच इज ए डिफाइंड एज ए मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज्ड engage या which is used to engage या disengage the driven shaft to या from driver shaft, ठीक है, at the will of the operator without stopping the prime mover। समझ गए, क्लच होता है डिफाइंड मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू engage या disengage the driven shaft from the driver shaft। ड्रिवन शाफ्ट से ड्राइवर शाफ्ट को या तो इंगेज करेगा या डिसएंगेज करेगा एट द विल ऑफ द ऑपरेटर, ऑपरेटर के विल पे डिपेंड करेगा। मोटरसाइकिल जब क्लच होता है उसको ऑपरेटर का विल, उसमें इच्छा होती है ना कि मुझे कब क्लच दबाना है कब नहीं दबाना है, ठीक है। और विदाउट स्टॉपिंग द प्राइम मूवर, विदाउट स्टॉपिंग द प्राइम मूवर मतलब विदाउट स्टॉपिंग द ड्राइविंग शाफ्ट, बिना ड्राइविंग शाफ्ट के रोटेट किया हुआ। आपका जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो इंजन तो चल ही रहा होता है, इंजन चल ही रहा होता है ना, इंजन चल ही रहा होता है, इंजन चल रहा है तो उसका मोटर चल ही रहा है, मोटर चल रहा है तो वो स्टॉप, गाड़ी तो स्टॉप नहीं हुई आपकी, गाड़ी तो चल रही है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, इंजन चल रहा है उसका, पर आपके पहिए नहीं चल रहे हैं। पहिए तो आपको लग रहा है आपने धा दिया, पर यह है कि वो तो इनर्शिया की वजह से वो चल ही रही है गाड़ी, ठीक है। आप देखते हो कि आप क्लच दबा के क्लच मतलब आपने क्या करा, आपने क्लच दबा दिया, ठीक है, और आपका इंजन तो इंजन चल रहा है, उसकी प्राइम शाफ्ट चल रही है इंजन की जो मेन शाफ्ट है, ठीक है, पर क्या होता है वो पावर ट्रांसमिट नहीं कर पा रही है, कहाँ, व्हील पे पावर ट्रांसमिट, क्योंकि आपने क्लच दबा रखा है। जैसे आप क्लच छोड़ोगे वैसे ही दोनों का इंगेज होंगे, दोनों इंगेज होंगे तो पावर ट्रांसमिट होगी फ्रिक्शन की वजह से, समझ गए।